नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस राज्य के नवाचारों पे आपसे परिचर्चा कर रहे हैं उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। मतलब हम उत्तराखंड राज्य के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों पे आपसे परिचर्चा कर रहे हैं जो उत्तराखंड के ही शिक्षकों द्वारा हमें आइडियाज प्राप्त हुए। उन आइडियाज की हमने केस स्टडी बनाई, हमने कुछ केस स्टडीज बनाई, उसकी एक बुकलेट हमने बनाई और उन सभी शिक्षकों को जिनके नवाचार इस बुकलेट में, इस नवाचार पुस्तिका में शामिल हुए थे, उन सभी शिक्षकों को हमने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। ऐसे ही कुछ उत्तराखंड के इनोवेटिव टीचर्स के इनोवेटिव आइडियाज हम आपके साथ साझा कर रहे होंगे। और आज जिस केस स्टडी पे मैं आपसे परिचर्चा करने जा रहा हूँ उस केस स्टडी का नाम है स्व अध्ययन। और स्व अध्ययन की स्टडी के अंतर्गत मैं आज आपके साथ 5 नवाचार साझा कर रहा हूँ। हम नवाचारों के बारे में चर्चा करें, हम केस स्टडी के बारे में चर्चा करें, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इन नवाचारों से संबंधित या फिर इस प्रोग्राम जिसका नाम ZII या जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार है, इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक में कमेंट बॉक्स पे आप अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं, या फिर अगर आप जूम पे हमें देख रहे हैं तो सीधे बोल करके, संवाद करके अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कोई आपके अनुभव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और आप इस वेबिनार के माध्यम से, मेरे माध्यम से अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव देश के उन सभी शिक्षकों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब या जूम पे देख रहे हैं या हमें देख रहे होंगे, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव या तो हमें कमेंट बॉक्स पे या फिर अगर आप बोल करके, संवाद करके अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो फेसबुक पे कमेंट बॉक्स पे देखिए, आपको वहां पे एक आईडी दिख रही होगी जूम की, जिस पे क्लिक करके आप सीधे तौर पर हमसे जूम से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस सिर्फ हम तक ही नहीं, देश के उन तमाम व्यक्तियों, तमाम शिक्षकों तक पहुंचा सकते हैं जो हमें देख रहे हैं या आगे हमें देखेंगे। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव किसी दूसरे शिक्षक के लिए बहुत लाभकारी साबित हो और जब उसे इम्प्लीमेंट करें तो उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्हें अपने विद्यार्थियों को सीखने में या सिखाने में बहुत सुविधा, बहुत आसानी। इसी थॉट के साथ आइए बढ़ते हैं हम आज की केस स्टडी की तरफ जिसका नाम है स्वाध्ययन। और स्वाध्ययन के अंतर्गत जैसे मैंने कहा, आज मैं आपसे 5 नवाचार साझा कर रहा हूँ। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। मतलब किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र, सबसे गहरी मित्र है। आप जितने भी महान दार्शनिक हुए, जितने भी महान व्यक्ति हुए, उनमें अगर एक बात कॉमन अगर पूछेंगे कि वो कॉमन बात क्या है, तो इन सारे व्यक्तियों में जो एक कॉमन बात है वो है उनके पढ़ने की आदत। चाहे आप बिल गेट्स की बात करें, चाहे स्टीव जॉब्स की बात करें, चाहे आप विवेकानंद जी की बात करें, चाहे ओशो की बात करें, चाहे किसी भी महान व्यक्ति की बात करें, आपको एक बात जरूर कॉमन मिलेगी ज्यादातर लोगों में, और वो ये है उनकी वो सब किताबों को अपना बहुत बेहतर मित्र मानते हैं और सब पढ़ने के आदी रहे हैं या पढ़ने के आदी हैं। और जैसा मैंने पढ़ा है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या अच्छा बिजनेसमैन जो होते हैं, जो भी जैसे मैंने आपके सामने नाम लिया, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे वॉरेन बफे हो, ये सब कहते हैं कि एक साल में एक व्यक्ति को कम से कम 60 किताबें पढ़नी चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ने की बात करते हैं और क्यों पढ़ने को ये जिस प्रकार ये सफल है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों पढ़ना इतना
लाभकारी है, इतना जरूरी है। फिर जब बात आती है स्वाध्ययन की, तो स्वाध्ययन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और अगर विद्यार्थियों को बचपन से ही स्वाध्ययन के गुणों का विकास करा दिया जाए तो जीवन भर वो इससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, और स्वयं से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। आपने कई ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो टीवी देखते हैं, टीवी में न्यूज सुनते हैं, बराबर सुनते हैं, लेकिन सुबह जब तक उन्हें अखबार नहीं मिलता चाय के साथ, उन्हें खाली खाली सा एहसास होता है। उनकी आदत होती है, दिनचर्या का एक हिस्सा होता है कि सुबह उठ करके वो अखबार जरूर पढ़ता है। क्यों पढ़ते हैं अखबार? मतलब टीवी में देख तो लिया, न्यूज सुन तो ली, पर अखबार क्यों पढ़ते हैं? और क्या अंतर होता है न्यूज देखने में जो आपको टीवी में दिखाई जा रही है और जो न्यूज़पेपर लेकर के आप बैठते हैं स्वयं पढ़ते हैं, उसमें कुछ अंतर है? और अगर अंतर है तो क्या है, और आपके अनुसार क्या करना चाहिए? न्यूज देखना चाहिए या न्यूज पढ़ना चाहिए? मतलब सुनना चाहिए या न्यूज पढ़ना चाहिए? अगर आप मुझसे कहूंगा, पूछेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि सुनने से ज्यादा असर होता है जब आप उसे पढ़ते हैं, तो आप ज्यादा सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूज सुन रहे होते हैं तो न्यूज एंकर अपनी स्पीड में अपनी बातें आपको बता रहा होता है, जहां पे आपके पास स्वयं सोचने का, आकलन करने का वक्त नहीं मिलता है। वो अपनी बात कहते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और क्योंकि आप एक सेंटेंस खत्म होने के तुरंत बाद ही दूसरा सेंटेंस बोलने लगता है या बोलने लगती है, तो आपको आकलन करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास अब एक समय होता है कि आप आकलन कर सकें। आप जितनी देर के लिए ठहराव लेना चाहते हैं, आप उस सेंटेंस पे सोचना चाहते हैं, एक निष्कर्ष, एक आकलन तक पहुंचना चाहते हैं, तो अब आपके पास पूरा समय होता है कि आप उस वाक्य के बारे में सोचें, एक निष्कर्ष पर पहुंचे, आकलन करें, और जब आप संतुष्ट हो तभी अगले वाक्य पे जाए। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, जो निष्कर्ष तक पहुंचने की शक्ति है, वो निश्चित तौर पे बढ़ती है, ज्यादा मजबूत होती है। आप एक सही कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं सिर्फ आप तब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप वो सुनते हैं जो सामने वाला आपको सुनाना चाहता है, और जब आप पढ़ते हैं तो आप वो पढ़ते हैं जो सामने वाले ने लिखा है, लेकिन निष्कर्ष तक आप अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने आकलन के अनुसार पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा, जब हम पढ़ते हैं न्यूज तो वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे दिमाग पे उसका असर होता है, और हम एक बेटर सॉल्यूशन पर, एक बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। इस नवाचार, जैसे मैंने स्वाध्ययन की बात की, इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के मन में पढ़ने की ललक उत्पन्न करना और प्रश्न करने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। इसके लिए टीचर ने कहा कि सर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस वक्त तो बच्चों के मन में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर बच्चा उसे घर जाकर के गहराई से नहीं पढ़ता है, स्वाध्ययन नहीं करता है, तो जो एक्चुअल प्रश्न उठना चाहिए, जो गहरे प्रश्न है, डीप प्रश्न है, जो मीनिंगफुल प्रश्न है, वो प्रश्न नहीं आ पाता है। लेकिन बच्चा अगर घर जाकर के पढ़ता है, उसे स्वाध्ययन करता है, तो अपने अनुसार उसे डाउट पता चलते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ पे डाउट आ रहा है, कौन से टॉपिक, कौन सी बातें मुझे समझ में आ रही है, कौन सी बातें समझ में नहीं आ रही। अक्सर आप सबके साथ भी हुआ होगा जब हम विद्यार्थी थे कि जब टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया तो हमें उस वक्त लगता है कि हमें सारा समझ में आ गया, लेकिन जब हम घर में जाकर के पढ़ते हैं तो फिर डाउट क्रिएट होता है, लगता है यहाँ पे सर ने क्या बताया था या मैम ने क्या बताया था, यहाँ ये बात कैसे या ये थ्योरम कैसे लागू होगी। तो कई बार ऐसे डाउट हमारे मन में उठते थे, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। मेरे तौर में मैं बात करूं तो कई बार थ्योरम को लेकर के अक्सर डाउट होता था मैथमेटिक्स में कि ये थ्योरम यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट होगी, या ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में कैसे लगेगा, ये रिएक्शन कैसे होगी। तो इस तरीके के डाउट्स अक्सर आते थे, और ये बचपन से लेकर के हमेशा ही चलता है जब हम स्वाध्ययन करते हैं तब। टीचर ने कहा सर अब जब बच्चा स्वाध्ययन करता है तो ज्यादा बेहतर तरीके से उसे पता चलता है कि उसे कहाँ पे डाउट आ रहे हैं, और अब बच्चे को रटना नहीं पड़ता है, बल्कि वो स्वयं से
समझता है, और जब समझता है तो उसे रटने की आवश्यकता नहीं होती, और जो लर्निंग होती है इस तरीके से ज्यादा मजबूत, ज्यादा कॉन्क्रीट। इससे बच्चे स्वयं से सीखने का उन्हें एक अवसर प्राप्त होता है। और इसी कारण से हमारे टीचर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए, जिसमें पहला इनोवेटिव आइडिया है मेरी कहानी मेरे प्रश्न, जो कि दिया दीपक कुमार सर ने, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनलेख चंपावत उत्तराखंड से। विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति को विकसित करने और समझ को विकसित करने के लिए यह गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों में लिखित और मौखिक भाषाओं को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए इस एक्टिविटी को, इस नवाचार को निश्चित तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले टीचर विद्यार्थियों को पाठ से या फिर संबंधित पुस्तकों से या समाचार पत्रों से विद्यार्थियों को कटिंग आदि की जानकारी देते हैं। उन्हें उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है और बच्चों को बोला जाता है कि आप स्वयं पढ़ के आइए और इसमें से आप प्रश्न लेकर के लाइए। इसके लिए टीचर क्या करते हैं, इसको 2 चरण में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहला चरण यह है कि पाठ्य पुस्तकों और समाचार पत्रों से बच्चों को प्रश्न उत्तर तैयार करने के लिए कहा जाता है। सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों को इस गतिविधि के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी देने के बाद शिक्षक बच्चों को पढ़ाए गए पाठ्य पुस्तक में से या फिर समाचार पत्रों में से या किसी पत्रिका आदि से कोई टॉपिक पढ़ के आने को कहते हैं, उसको पढ़ने को कहते हैं, और उसी से उसके प्रश्न भी तैयार करने को कहते हैं। अब बच्चों को एक कॉमन टॉपिक दे दिया जाता है और उन्हें 3 से 4 दिन के समय दिया जाता है कि इस टॉपिक को आप पढ़िए और इसमें से आपको प्रश्न लिख करके लाने। अब जब बच्चे प्रश्न लिख करके लाते हैं तो उनके 2 ग्रुप डिसाइड कर दिए जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब होता क्या है कि जब बच्चे प्रश्न लिख करके लाए, अब ग्रुप ए वाले बच्चों को बोला जाता है कि अब ग्रुप बी के बच्चों से क्वेश्चन पूछिए, और ग्रुप बी के बच्चों से पूछा जाता है कि ग्रुप ए के बच्चों से क्वेश्चन पूछिए। टीचर बोर्ड पे 2 कॉलम बना देते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और अगर ग्रुप ए के बच्चे ने ग्रुप बी के बच्चे से प्रश्न पूछा और ग्रुप बी के बच्चे ने आंसर किया तो उसे 1 पॉइंट मिल जाता है। अगर आंसर नहीं किया या गलत आंसर हुआ तो उसे 0 पॉइंट मिलता है। अब ग्रुप ए का बच्चा जिसने क्वेश्चन पूछा था, उस ग्रुप में से बच्चे अगर ग्रुप बी के बच्चे आंसर नहीं कर पाते तो ग्रुप ए का बच्चा उसका आंसर करता है। अगर बच्चे व्याकरण आदि कोई मिस्टेक करते हैं या गलत प्रश्न पूछते हैं तो टीचर उन क्वेश्चंस को, उस प्रश्न को सही भी करता है। अंत में जो टीम जीतती है, फॉर एग्जांपल 10-10 क्वेश्चन पूछे गए, जो टीम जीतती है उसको तालियों के माध्यम से सारे बच्चे सम्मानित और प्रोत्साहित करते हैं। ये तो था पहला चरण। आइए बात करते हैं इसके दूसरे चरण के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरी कहानी मेरे प्रश्न, इसमें तो बच्चों ने जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ा या फिर न्यूज़पेपर या पत्रिका इत्यादि की कटिंग पढ़ करके और फिर उसमें से प्रश्नावली तैयार करते हैं। चरण 2 में या दूसरे चरण में बच्चों को टीचर प्रोत्साहित करते हैं कि वो स्वयं से कोई कहानी बनाए, या फिर अगर उनके मन में कोई कहानी है जो उन्होंने अपने दादा दादी से सुनी है या किताबों से पढ़ी है या कहीं पे उन्होंने किसी और के से सुनी है, तो वो कहानी भी वो लिख करके ला सकता है। बच्चे ऐसे या तो खुद से कहानी बनाते हैं या फिर वो जो कहानी उन्होंने अपने दादा दादी, नाना नानी इत्यादि से सुनी है या कहीं पे पढ़ी है या किसी और के मुंह से सुनी है, तो कहानियां वो लिख करके लाता है। टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आपको प्रश्नावली भी तैयार करनी है स्वयं से, तो बच्चे जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी से संबंधित प्रश्न भी लिख करके लाता है। अब 3-4 दिन का टाइम बच्चों को दिया जाता है, फिर बारी बारी से बच्चे अपनी कहानी आकर के सुनाते हैं और कहानी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। बच्चों को पहले ही बताया जाता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इस कहानी से और आपको उत्तर देना है, क्योंकि बच्चों को पता है कि उनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक इस कहानी को या बच्चों द्वारा बताई गई कहानी को सुनते हैं और फिर बच्चा कहानी समाप्त होने के बाद उस कहानी से संबंधित प्रश्न को पूछता है। अब चूंकि विद्यार्थी बहुत, उन्हें पहले ही पता होता है कि उन्हें ध्यानपूर्वक कहानी सुननी, क्योंकि कहानी से प्रश्न पूछा जाएगा और उसी वक्त वो कहानी सुनाई गई होती है, तो बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। इससे बच्चों की
एनालिसिस पावर जो है वो बढ़ती है, बच्चे की सोचने समझने की जो शक्ति है उसका भी निश्चित तौर पर विकास होता है। बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, अटेंशन बढ़ती है बच्चों की। अब वो ज्यादा एकाग्रचित होकर के बातों को सुनने के आदि होता है। तो ये था पहला इनोवेटिव आइडिया जिसका नाम था मेरी कहानी मेरे प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको इनोवेटिव आइडिया अच्छा लगा होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है लेखन कौशल का विकास। इस नवाचार से बच्चों में भाषा को विकसित करने के लिए मौखिक और लिखित कौशल को निखारा जाता है। इस नवाचार के अंतर्गत कक्षा में पढ़ाए गए प्रश्नों को या पाठ को विद्यार्थी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसे वो बड़ी आसानी से लिख भी लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर बच्चों को आपने कोई टॉपिक पढ़ा है या कोई चैप्टर है, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे तो बच्चे बड़ी आसानी से उसके क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, और जो पढ़ाया गया है उस टॉपिक से संबंधित बातों के बारे में बड़ी आसानी से बता देते हैं। लेकिन कई बार अगर उनसे कुछ बुक से अलग कोई टॉपिक दिया जाए तो उसके बारे में लिखने में उनको काफी डिफिकल्टी महसूस होती है, काफी चैलेंजेस उनको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त हर साल बच्चे मनाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें टॉपिक दे दीजिए कि 15 अगस्त के बारे में लिखना है तो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है उसको लिखने के लिए या उसके बारे में सोचने में। टीचर ने कहा कि सर बच्चों को अगर लेखन कौशल का विकास करना है, उनके लिखित और मौखिक कौशल का विकास करना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसके अलावा भी, किताब के अलावा भी कुछ डिफरेंट टॉपिक बच्चों को दिया जा सके जिससे बच्चों का लिखने की शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति का विकास किया जा सके, उसे और बेहतर किया जा सके। इसी थॉट के कारण टीचर ने ये इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम है लेखन कौशल का विकास, जिससे बच्चों के लिखने के प्रति रुझान को बढ़ाया जा सके और इसके साथ साथ वर्तनी, शब्दार्थ, विराम चिन्ह आदि आसानी से बच्चों को सिखाया जा सके। इसके अंतर्गत टीचर सबसे पहले बच्चों को कुछ टॉपिक देते हैं, और टॉपिक बहुत आसान से और ऐसे टॉपिक होते हैं जो बच्चे लिख सके और उनके आसपास के वातावरण से संबंधित है। उदाहरण के तौर पे बच्चों को मेरा गांव जैसा टॉपिक दिया जा सकता है। अब बच्चे मेरा गांव के बारे में आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने कहा, आसपास के वातावरण के बारे में, सहपाठियों के बारे में, अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के बारे में लिखने के कहा जा सकता है। शिक्षक बच्चों को शीर्षक भी दे देते हैं। शिक्षक ने पहले ही बच्चों को शीर्षक दे दिया, उसके बाद 2-3 दिन का समय दे दिया। अब विद्यार्थियों को समय दिया जाता है कि उसमें वो उस टॉपिक के बारे में कुछ लिख करके आए। यह गतिविधि सप्ताह के अंत में एक दिन कराई जाती है और शिक्षक विद्यार्थियों को रोचक विषय देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मेरे मित्र के 5 गुण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिताजी के साथ बिताए गए कोई पल या कोई यादगार पल, माँ का या मेरी माता जी का मातृत्व, या बड़े भैया या दीदी से तीखी नोकझोंक, या मेरी अनबन। इसके अलावा मेरा शरारती मित्र इत्यादि ऐसे कुछ रोमांचक टॉपिक या हंसी मजाक वाले ऐसे टॉपिक देते हैं जिससे बच्चा इंटरेस्टेड हो सके लिखने के लिए। अब क्योंकि ऐसे टॉपिक मिलते हैं जो बच्चे अक्सर फेस करते हैं, तो बच्चों के लिए इन्हें लिखने में बहुत एंजॉय करते हैं, वो उत्साहित होते हैं और आसानी से उन टॉपिक्स को वो लिख लेते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, जैसे मैंने कहा, 2 से 3 दिन का समय दिया जाता है। बच्चे लिखते हैं और निर्धारित दिन बच्चे कक्षा में एकत्रित होते हैं और बारी बारी से जो टॉपिक उन्हें दिया गया था उसके बारे में वो बोल करके बताते हैं। विद्यार्थी अगर कुछ व्याकरण संबंधित गलती कर रहा है या गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वर्ड का, तो टीचर उसको करेक्ट उसी वक्त करते हैं जिससे बच्चा गलत ना बोले, या गलत बोल रहा है तो सही बोलना सीख जाए। तो इससे स्वयं सीखने का निर्माण का वातावरण का निर्माण होता है। बच्चे आसानी से लिखने सीख जाते हैं, उसे बोलना सीख जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हैं, नए नए शब्दों की खोज करते हैं जब वो लिख रहे होते हैं तो, और बड़ी आसानी से वो आसपास के वातावरण से, घर परिवार से कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये था दूसरा नवाचार। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसे दिया है सामान्य ज्ञान से शिक्षा, जिसका नाम है सामान्य ज्ञान से शिक्षा।
जिसे दिया है विगल पवार सर ने, जो कि GUPS कुज्जन भटवाड़ी उत्तरकाशी उत्तराखंड से है। और दूसरे टीचर हैं प्रवीण कुमार सर, जो प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर खानपुर उत्तराखंड से हैं। हम सब जानते हैं कि विद्यालय में पढ़ाए गए पाठों का पुनर्अभ्यास बहुत ही आवश्यक है, पर कई बार होता क्या है कि बच्चे स्कूल में तो पढ़ते हैं लेकिन घर में वो उसको रिपीट नहीं करते, रिवाइज नहीं करते हैं, और क्योंकि उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो बच्चे कई बार भूल जाते हैं। टीचर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम है समान ज्ञान से शिक्षा। समान ज्ञान से शिक्षा के अंतर्गत टीचर बच्चों को समाचार पत्र आदि को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और टीचर बच्चों को समाचार पत्र की कटिंग काट करके देते हैं और उसे पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इस गतिविधि में बच्चों को सब्जेक्ट के साथ साथ समाचार पत्र के बारे में भी पढ़ने को प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसकी जो इम्पोर्टेंट कटिंग है वो काट करके लाइए। शिक्षक विद्यार्थियों को दैनिक समाचार पत्र पढ़ने और अपने साथियों के साथ उन खबरों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को ये भी प्रेरित करते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उसको अपनी भाषा में, आसान भाषा में अपने हिसाब से लिख करके उसे देखें कि जो उन्होंने पढ़ा है वो उसे लिख पा रहे हैं या उसके बारे में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अथवा नहीं। इस इनोवेटिव आइडिया को दो प्रारूप में किया जा सकता है। पहला प्रारूप ये है कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को सूचित करते हैं कि पाठ या विषय से संबंधित जानकारियां पढ़ करके आए। शिक्षक साथ ही साथ बच्चों को समाचार पत्र की कटिंग या सामान्य ज्ञान की भी जानकारी पढ़कर आने के लिए प्रेरित करते हैं। इस गतिविधि के लिए लगभग बच्चों को 3-4 दिन का समय दे दिया जाता है। निर्धारित समय पर प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को एकत्रित किया जाता है और उनसे सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बच्चे से प्रश्न पूछा गया तो बच्चे हाथ उठाते हैं। टीचर एक एक कर बच्चों को बुलाते हैं। अगर किसी बच्चे ने सही जवाब दिया तो सारे बच्चे उसके लिए तालियां बजाते हैं। अगर जवाब गलत है तो टीचर दूसरे बच्चे को बुलाते हैं। अगर तीनों बच्चों को बुलाया गया और 3 बच्चों ने गलत जवाब दिया तो जो क्वेश्चन पूछने वाला बच्चा है वो बच्चा फिर उसका सही जवाब देता है। अब क्योंकि इससे बच्चों में इंटरेस्ट आता है, बच्चों को सबके सामने सम्मानित किया जाता है, सारे बच्चों के सामने, तो बच्चों की उपस्थिति दर में भी बेशक सुधार आता है और वो ज्यादा से ज्यादा पढ़कर आने का भी प्रयास करते हैं जिससे वो सही जवाब दें और दूसरे बच्चे उन्हें तालियों के माध्यम से प्रोत्साहित करें। शिक्षकों की भी नजर में उन बच्चों का नाम और सम्मान दोनों बढ़े। दूसरा प्रारूप इस इनोवेटिव आइडिया का इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि सर्वप्रथम शिक्षक विद्यार्थियों की गतिविधि के बारे में बताते हैं और समाचार पत्रों से अपने पसंद की खबर पढ़ के आने के लिए कहते हैं। इस गतिविधि को सप्ताह के आखिरी दिन में क्रियान्वित किया जा सकता है। या तो शिक्षक अपने घर से अखबार ला सकते हैं या फिर विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी अपने घर से समाचार पत्र लाता है। अब इसके बाद शिक्षक सभी विद्यार्थियों को न्यूज पढ़ने के लिए देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पे आइए, सभी बच्चों के सामने खड़े होइए और अपनी पसंद की आप खबर को पढ़िए। बच्चे बारी बारी से आते हैं और अपनी पसंद की खबर को पढ़ते हैं। शिक्षक साथ ही साथ बच्चों को ये भी बोलते हैं कि जब उन्होंने टाइम पढ़ने के लिए दिया जाता है तो उन्हें ये भी बोला जाता है कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड आपको लगता है उसको आप शब्दकोश में या डिक्शनरी में ढूंढिए, उसका मीनिंग ढूंढिए और अपनी नोटबुक में उस कठिन शब्द को और उस मीनिंग को लिखिए, जिससे बच्चों की शब्दावली भी बेहतर हो जाए, उनके वोकैबुलरी का नॉलेज भी बेहतर हो जाए। इसके बाद विद्यार्थियों को खबर के विषय की समझ मजबूत होती है। बच्चे पढ़ते हैं जो खबर उन्हें दी गई और बच्चों को ग्रुप बना दिया जाता है जो बच्चे सेम काइंड ऑफ न्यूज पसंद करते हैं या चुनते हैं। उसके बाद उन्हें आपस में चर्चा करने के लिए कहा जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि आपस में एक दूसरे से आप इसके बारे में पूछिए। अब बच्चे जब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं तो उन्हें अब न्यूज की पूरी जानकारी हो जाती है। अब टीचर ने बोलते हैं कि आपकी जो कटिंग थी उसको किनारे रखिए, अब अपने भाषा में इसको लिखने का प्रयास कीजिए। जब बच्चे स्वयं की भाषा में उसको लिखने का प्रयास करते हैं तो बच्चों के लेखन कौशल का विकास होता है। बच्चे ने जो पढ़ा था, जो समझा था, उसे वैसा ही लिख पाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क होता है। जब बच्चे ये प्रयास करते हैं तो बहुत आसानी से उनके लेखन कौशल का विकास होता है।
दिमाग की उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है, निश्चित तौर पे उसको ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शब्द अब उनके दिमाग में स्टोर होने लगता है। बच्चा जब कठिन या डिफिकल्ट वर्ड को लिखता है अपनी नोटबुक में शब्दकोश से देख करके, तो उसकी वोकैबुलरी में भी या उसके शब्दावली में भी निश्चित तौर से वृद्धि होती है। तो ये था तीसरा इनोवेटिव आइडिया, जिसका नाम है समान ज्ञान से शिक्षा। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है सीखो, जांचो और सिखाओ। इस इनोवेटिव आइडिया को दिया अनुराधा उपाध्याय मैम ने, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ड्यूरी कठौल चंपावत उत्तराखंड से हैं, और नीलिमा सिन्हा मैम ने, जो कि रुड़की उत्तराखंड से हैं। विद्यार्थियों में स्वयं से सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना बहुत ही आवश्यक टास्क है, और इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ से प्रश्न तैयार करना और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थी एक दूसरे के प्रश्न उत्तरों की जांच भी करते हैं। धीरे धीरे विद्यार्थियों में सीखने का वातावरण आसानी से बन जाता है और उनकी स्मरण शक्ति भी निश्चित तौर पे बढ़ जाती है। विद्यार्थी आसानी से पाठ का पुनर्अभ्यास कर लेते हैं और उनमें तार्किक शक्ति का भी निश्चित तौर पे विकास होता है। इस एक्टिविटी के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को एक पाठ पढ़ाते हैं, और पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को वो पाठ घर से फिर से पढ़ करके आने के लिए कहता है। साथ ही साथ बच्चों को टीचर बोलते हैं कि वो इनसे संबंधित जो भी पाठ उन्होंने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न भी तैयार करके और उसका उत्तर भी तैयार करके लाए। अब इसके जो प्रारूप है वो दो हैं। पहला प्रारूप ये है कि शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर समूहों में बांट देते हैं। उन्हें कहा जाता है कि सभी समूह पाठ से संबंधित प्रश्न और उत्तर स्वयं तैयार करें। अब इससे फायदा क्या है कि बच्चे जो पीछे प्रश्न लिखे होते हैं किताब या चैप्टर के, उसको तो लिखते ही लिखते हैं, साथ ही साथ बच्चे इसे बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि वो और गहराई में जाकर के चैप्टर को या विषय वस्तु को समझता है। जब बच्चा और गहराई में जाकर के उसको पढ़ता है तो निश्चित तौर पर उसकी समझ बढ़ती है और उसे याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। राइट। इसके बाद टीचर बच्चों को 2 से 3 दिन का समय देते हैं। विद्यार्थी अपने समूह के अनुसार विषय को बांट लेते हैं और टॉपिक बांट लेते हैं। क्लास एक लीडर हर ग्रुप का बनाया जाता है, जो डिसाइड करता है कि कौन सा ग्रुप हमारा या हमारे ग्रुप में से कौन कौन से बच्चे कौन से टॉपिक को तैयार करके आए। तैयार करके आने के बाद एक निश्चित दिन डिसाइड किया जाता है, जिस दिन ग्रुप के बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, और अगर दूसरे ग्रुप के बच्चों ने उत्तर दिया तो उन्हें 1 अंक, अगर उत्तर नहीं दे पाते तो उन्हें उसका अंक नहीं मिलता है। अब एक दूसरे से जब बच्चे प्रश्न उत्तर करते हैं तो बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास होता है, और इसके माध्यम से बच्चे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी जैसे कोई भी सब्जेक्ट का बड़ी आसानी से रिवीजन या पुनराभ्यास कर सकता है। गतिविधि के नियम अनुसार शिक्षक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अनुसार चाहे तो 5 या 10 प्रश्न और उनके उत्तर तैयार करने को कहते हैं, जो टीचर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। शिक्षक कक्षा विद्यार्थी द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों को पढ़ते हैं और कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों को उन प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी कहा जाता है। तो इस तरीके से बच्चे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे ही आंसर करते हैं, बच्चे गहराई से प्रश्न को गहराई से पाठ को पढ़ के आते हैं, और क्योंकि हर कोई जीतना चाहता है इसलिए बच्चे प्रयास करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछें जिससे सामने टीम का बच्चा आंसर ना कर पाए। और जब बच्चे को ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो उन्हें निश्चित तौर पे ज्यादा गहराई में जाकर के उस टॉपिक को या उस चैप्टर को पढ़ना होगा। तो ये था चौथा इनोवेटिव आइडिया। आइए बढ़ते हैं 5वें इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है दिनचर्या का महत्व, जो कि दिया पूर्णिमा चमोली मैम ने, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हनुमंती दुगंडी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से है। आमतौर पर देखा जाता है कि विद्यार्थी स्कूल तो आते हैं, स्कूल से घर जाने के बाद अपना बैग फेंका, कपड़े उतारे, चेंज किए, दूसरे कपड़े पहने, और उसके बाद वो खेलने में मशगूल या बिजी हो जाते हैं। और ज्यादातर ऐसा ही होता है, उसके बाद खाया और सो गए। ऐसी स्थिति में
बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, और कहते हैं ना कि हम सबको एक ही चीज बराबर मात्रा में मिली है, सबके साथ प्रकृति ने भेदभाव किया, किसी को दुबला, किसी को थोड़ा हैवी, किसी को ज्यादा पैसे वाला, किसी को कम पैसे वाला, हर चीज पे बंटवारा हुआ है। कहीं पे धूप ज्यादा होती है, कहीं पे ठंड ज्यादा होती है, कहीं पे गर्मी ज्यादा होती है, कहीं पे बरसात ज्यादा होती है, हर चीज किसी चीज में भेदभाव किया, लेकिन एक चीज सबको बराबर मिली है और वो है समय। समय सबको बराबर मिला है, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, और समय का हम जितने बेहतर तरीके से उपयोग करेंगे, उतना ही आसानी या उतना ही बेहतर तरीके से हम अपना जीवन भी निर्वहन कर पाएंगे। अगर बच्चों को बचपन से ही टाइम के महत्व के बारे में समझाया जाए, उन्हें एक बेहतर रूटीन जीना सिखाया जाए, अच्छा टाइम टेबल फॉलो करना सिखाया जाए, तो ये आगे चल करके उनकी हैबिट में, उनकी आदत में शुमार हो जाता है। जो टाइम वेस्ट करने की आदत है उसमें निश्चित तौर पे कमी होती है, और बच्चा फिर टाइम वेस्ट करने की आदत से बचने लगता है और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना सीख जाता है। कई बार बच्चे सिर्फ खेलने में इतना बिजी रहते हैं, या आजकल, पहले हम लोग के टाइम में फिजिकल गेम खेलते थे, आजकल मोबाइल में वर्चुअल गेम खेलने में इतना बिजी रहते हैं कि वो खाना, बातें करना, घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना सब भूल जाते हैं, होमवर्क करना तक भूल जाते हैं। टीचर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों को के बारे में सबसे पहले पूछा, लिख के आने के बारे में पूछा कि वो क्या क्या दिनचर्या फॉलो करते हैं और उसका सही विवरण दें। टीचर बच्चों को बोलते हैं कि कल आपने क्या क्या किया, उसके बारे में आप विवरण लिख करके मुझे हर दिन विद्यालय में आकर के बताएं। बच्चा अपनी दिनचर्या के बारे में लिखता है कि उस गया, विद्यालय आया, विद्यालय से घर गया तो उसने क्या किया, कब सोया, होमवर्क कब किया, कितनी देर तक होमवर्क किया, पूरे टाइम टेबल, एक रूटीन बच्चे फॉलो करते हैं, और अगले दिन वो आ करके टीचर को दिखाते हैं जो रूटीन अपना लिख करके लाते हैं। अगर बच्चा स्कूल नहा करके आया तो वो भी लिखता है, अगर नहा नहीं पाया था तो उसके बारे में भी लिखता है कि आज मैं नहा नहीं पाया, नहा नहीं पाया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चे लिखते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे टीचर को प्रोत्साहित करने के लिए, हो सकता है कि उस जो दिनचर्या उन्होंने लिखी है उसमें गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जो अपना डेली रूटीन लिखा, तो इसको टीचर चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ये समझने के लिए कि बच्चा सही जानकारी या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है शिक्षक के साथ अथवा नहीं। उदाहरण के तौर पे कोई बच्चा खेलता ही रह गया और उसने लिखा कि मैंने ये पाठ पढ़ा, और अगर टीचर को लगता है कि बच्चे ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है जानना चाहिए, तो टीचर उस पाठ से संबंधित प्रश्न बच्चे से पूछ सकता है। अगर बच्चा उत्तर सही दे रहा है इसका मतलब बच्चा पढ़ रहा था, और अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा था बल्कि कुछ और कर रहा था, और टीचर को इम्प्रेस करने के लिए उसने यहाँ पे दिया। अगर ऐसा होता है तो टीचर उस बच्चे से बात करते, उसे समझाते हैं कि देखो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको वहां पे लिखना नहीं चाहिए कि आप पढ़ रहे थे, क्योंकि झूठ बोलना बुरी आदत होती है। ऐसे ही बच्चे अगर बोलते हैं कि मैं नहा करके साफ कपड़े पहन करके आया, सारा सब कुछ, तो फिजिकल अपीयरेंस से समझ में आ जाता है कि बच्चा नहाया या नहीं, या वो साफ कपड़े पहन के आया अथवा नहीं। बच्चे को टीचर सही एक दिनचर्या भी बताते हैं कि सही दिनचर्या, एक आइडियल दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमें किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, हमें साफ सफाई का पालन करना चाहिए, हमारे कपड़े हमें व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, हमें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, होमवर्क प्रॉपर करना चाहिए, हमें खेलने कूदने के लिए भी एक निश्चित समय हर हाल में बनाना चाहिए, और उस वक्त हमें खेलना भी चाहिए। शिक्षक ये सारी बातें बच्चों को बताते हैं, जिससे बच्चे समझ सकें कि एक प्रॉपर रूटीन क्या होता है और किन किन चीजों का उन्हें पालन करना चाहिए। अब जब बच्चा स्वयं धीरे धीरे दिनचर्या का पालन करता है तो फॉर श्योर उसमें अनुशासन बढ़ता है, और उनके शैक्षिक परिणामों में, जब एक बच्चा सही रूटीन फॉलो करता है तो उसके शैक्षिक परिणामों में सुधार होता है, वो फिजिकली भी ज्यादा फिट रहता है, शारीरिक रूप से भी वो ज्यादा स्वस्थ होता है, घर का माहौल भी अनुशासित होता है, और बच्चे में नैतिक मूल्यों की भी वृद्धि
होती है और अपनी आदतों में भी बच्चों के धीरे धीरे सुधार होता है। जो टाइम वेस्ट करने की आदत थी या फिर खेलने की या दिन भर मस्ती करने की आदत थी, उसमें भी अब सुधार होता है और बच्चा बहुत सारी अच्छी आदतें धीरे धीरे सीख जाता है। तो ये थे उत्तराखंड के स्वाध्ययन नामक के स्टडी के अंतर्गत 5 इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आपसे साझा करने थे। उम्मीद करता हूं आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में इन नवाचारों से संबंधित कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं इस वेबिनार के माध्यम से, और इस वेबिनार के माध्यम से देश के उन तमाम शिक्षकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपने इनोवेटिव आइडियाज या फिर अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। विजय सर ने कहा गुड, थैंक यू सो मच सर। संतोष मैम नमस्कार आपको हमारे साथ इस लाइव वेबिनार में जुड़ने के लिए और नवाचारों के इस सफर में शामिल होने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज जो आप जैसे शिक्षकों ने ही दिए हुए हैं आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इन नवाचारों में से कोई भी कम से कम एक नवाचार जब विद्यार्थी विद्यालय आना प्रारंभ करेंगे तो आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और यकीन मानिए जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका सकारात्मक परिणाम या पॉजिटिव रिजल्ट आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूं। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल या मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे की स्टडी के साथ उत्तराखंड राज्य की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।